बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। और वीकेंड की सुबह हो आपके लिए मालूमात से भरी, इन्फॉर्मेशन से भरी, और इन्फॉर्मेशन जो कि हकीकत पर मबनी हो। पाकिस्तान में क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है और कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए, हम उस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान में भी नाखुशगवार वाक़या हुआ और ये फितना अल हिंदुस्तान आ गया कोई। ये पहले तो वो शक्ल इसकी कुछ और थी, लोग कुछ इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग मज़ीद इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान और उनका ये फितना रॉ अभी तक सर उठाया हुआ है। लेकिन हमारी फोर्सेस इनका कला कमा करके ही दम लेंगी। हमने इनको ट्रेलर तो दिखा दिया है, लेकिन फ़िल्म अभी बाकी है। हुकूमत बहुत सीरियस हो गई है। पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करने में आप लोग संजीदा हैं। अच्छी बात है, संजीदा रहें ताकि मुल्क में अमन हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। तमाम ही मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज भी हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है, हमेशा की तरह। हम उनसे भी अच्छे मीठे कड़वे तगड़े हर तरह के सवालात पूछेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप सुबह उठते कब हैं, सुबह सोते कब हैं, खाने में क्या अच्छा लगता है, नहीं। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि आपने कितनी करप्शन की, आप कितने शरीफ हैं, आपके ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं। तो जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप लोगों की हमारे पास कॉल्स आती हैं, जो सिफारिशात आती हैं, हमारी कोशिश होती है हम उस पर भी अमल करें और वो सवालात हम अपने मेहमानों से करें कि जो आपकी तवक्कुआत पर हम पूरा उतर सकें। और सिंध से लेके कराची से लेके खैबर से लेके इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर रोशनी डाल के तारफ़ करना चलूँ। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। सहाफ़त से आपका वसी ताल्लुक़ है, हमारे उस्तादों की तरह हैं। मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, मुतादिद अदवार आपने सहाफ़त के देखे। आपके सामने कई KUJ की बॉडीज़ आई, कई लोग आए, ये सिलसिला चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और मज़े की बात ये कि आपसे जब भी मैंने बात की है, जिस प्रोग्राम में भी, हर तरह का सवाल आप कहते हैं साजिद आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन साहब हैं, साजिद ने तो तमीद ही बांध दी है, इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो तारीफ़ों के आप मुस्तहिक हैं, आपका सिविल सोसाइटी के लिए बड़ा काम है, आप आम लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। आपके लिए कहा जाता है आप बेबाक सहाफ़ी हैं। तो कितने बेबाक हैं आज हम आपसे पूछेंगे। आपकी फ़ैमिली में कितने अफराद हैं, आपने शादी कब की, आगे आपने क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं और आपको कितने तकलीफ़ात का सामना हुआ इस सफ़र में। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वन एंड ओनली असलम शाह साहब को हम गुड मॉर्निंग करेंगे। सर गुड मॉर्निंग शाह साहब। गुड मॉर्निंग। आपने सुबह हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैं सुबह मॉर्निंग उठता कम हूँ। वैसे मैंने तमीद बांधी बहुत बड़ी। अब पता नहीं, अब लोग बोलेंगे क्या होगा, शाह साहब ने क्या जादू कर दिया साजिद पर है। ये देखिए, एक तो हमारा सफ़र जो है ना लाहौर से शुरू हुआ है सहाफ़त का। 93-94 में मैंने सहाफ़त शुरू की है। तो तकरीबन 25-26 क्यों बस ज़रूरत क्या थी? वो किसी ने मुझे कहा ये क्या पेशा है, आप बैल मुझे मार। देखिए, मैं मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई बंदा नहीं सहाफ़त में। अच्छा लेकिन मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया था और फिर मैंने और इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी। तो मैं जुनून आया कि भाई आपने कुछ करना है। तो अब ये करने के लिए एक ही शोबा है जिसमें आप फुल फ्लेज अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, किसी के ताबे नहीं। और मैंने इसका मतलब ये आप बागी हैं। बागी माशरे से बागी नहीं है, लेकिन माशरे के साथ रहते हैं, माशरे का एहतराम करते हैं, लोगों का एहतराम करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों को बताते हैं कि मसाइल क्या हैं और मसाइल को किस तरह हल करना है। ये सारे चले मसाइल पे तो बात करेंगे ना। आज आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आज आपका ऐसा इंटरव्यू करेंगे कि पूरी ज़िंदगी आपको भी याद रहेगा और आपके बच्चे भी बोलेंगे पापा क्या क्या सवालात साजिद भाई ने पूछ लिए। अच्छा, वैसे शादी कब की, कितना अर्सा हुआ? मेरी शादी हुई है 2004 में। ठीक है, यानी और कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 5 बच्चे, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। और माशाल्लाह से मतलब छोटा बेटा जो है वो तकरीबन 6 साल का है
तो बाकी बच्चे जो है ना इसी हिसाब से हैं। घबराते नहीं हैं? आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? नहीं, अभी अभी घबरा गए थे। जो केस हुआ है उस पर, वो पाकिस्तान में सहाफ़त को बड़ा मुश्किल है, सहाफ़ियों पर हमले होते हैं, कितने बड़े बड़े सहाफ़ी। मैं अभी कल भी एक फोरम में बात कर रहा था ह्यूमन राइट्स पे, कि मेरे पास जो मुकदमा हुआ है पाकिस्तान की तारीख का अनोखा मुकदमा है, कि खबर पे मुकदमा हुआ है। खबर के वो जो मुकदमा था वो किसी और नौयत का था, लेकिन सवालात, इन्वेस्टिगेशन, तमाम तफ्तीश जो है ना वो खबर पे हुई है। ये खबर क्यों लगी, खबर कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ, आपको सोर्स कौन है? नहीं तो फिर वो खबर आपने झूठी तो नहीं लगाई गई? नहीं, उस पर उन्होंने भी कहा कि खबर कन्फर्म है, लेकिन आपने किससे। अच्छा, वैसे आप बीइंग सहाफ़ियों पर बड़ा एक इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं। देखिए, मैं जो खबर है उसको मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे वो करता हूँ कि लोगों को बताना। उसमें मिर्च मसाला लगता है ना, वो ये हो गया ना, फलां ऐसे ने कर दिया, और वो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती हैं। वो अल्फाजों का सारा गेम है ना शायद। जी जी बिल्कुल। आप तो ये इस पर तो थोड़ा सा हल्का हाथ भी तो आप रख सकते हैं ना? मैं रख सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए जो खबर है उसको एज इट इज़ फैक्ट के साथ जानी चाहिए, ताकि वो फैसला खुद करेगा, आवाम करेगी, और वो इदारे करेंगे जो जिनका काम है इनको करना है। हमारा काम नहीं है, हमने इम्पोज नहीं करना है। वो इम्पोज वो करेंगे जो जिन्होंने इसको सही करना है, दुरुस्त करना है, बेहतर करना है। मेरा काम नहीं है, मैं फैसला सादर नहीं हूँ, लेकिन जो इदारे फैसला करते हैं। अच्छा, आपका कोई पसंदीदा, पसंद नापसंद का तो इख्तियार हमारे पास है ना? जी जी। हम ख्वाह, मेरे सेट पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं यार दोनों अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं। अगर मैं उनको ऑप्शन देता हूँ नामों के, आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। आप चूँकि आपने कहा सहाफ़त में मैं आया और मुझे बड़ा क्रेज़ था, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मैंने MA किया, तो फिर आपने जब चीज़ों को स्टडी किया तो आपको लगा कि यार आना चाहिए। जी हाँ, तो किसी से इंस्पायर नहीं हुए? आपका फेवरेट कौन है? देखिए, मैं इस हवाले से तो मैं जिस वो फील्ड में आया वो बहुत ही मुश्किल हालात थे। मतलब मैंने मगरबी पाकिस्तान ज्वाइन किया, फिर सदाकत ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ख़बरें में ज्वाइन किया, फिर आजकल ज्वाइन किया। इस तरह के अखबारात ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा सफ़र 98 में कराची आ गया, और ख़बरें ब्यूरो में यहाँ पे ख़बरें ब्यूरो का एक इमेज था, बड़ा इम्पैक्ट। और वो जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये एजाज़ हासिल था कि मैं जो भी ख़बर देता था वो अगले सुबह दोपहर की जो अखबारात है जिसमें आवाम है, कौमी है, इनकी लीडें जो बनती थी वो हमारी ख़बर पे बनती थी। यानी इसका मतलब है हमने इतना काम किया होता था कि सुबह जो अखबार छपते थे, मतलब उस खबर पे वो लीड और सुपर लीड बनती थी। तो उसका मतलब यह है कि हमने अपना पूरा होमवर्क करके कि भाई कल क्या हो सकता है, क्या और क्या ख़बर देनी चाहिए ताकि अगले दिन वो छपे। मेरी बहुत सारी उस दौर में लीड, सुपर लीड आवाम की हमारी छपती थी, और लोगों को मैं उस हवाले से लोगों को जानता हूँ। सहाफ़ी में, जर्नलिस्ट में और अताई जर्नलिस्ट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, देखिए, ये जो नए लोग आए हैं और इसमें अताई जो आए हैं वो पैसा कमाने के लिए आए। अच्छा, हम नहीं तो आप पैसे नहीं कमाते? मैं नहीं, आप रोजे रखते हैं? नहीं, मैं नहीं, ऐसा ना कहना शाह साहब। आपको पैसों की नीड नहीं है? नहीं, मैं लीड है और मैं काम करता हूँ। अच्छा, अपनी कंसल्टेंट। तो वो भी तो काम करते हैं? वो काम करते हैं, उसके पैसे लेते हैं। अच्छा, वो काम, वो उनमें और आप में डिफरेंस क्या है? हाँ, वो बताइए। वो काम करते नहीं है और वो ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशर डालते हैं और वो उससे डिमांड करते हैं। मेरा रिकॉर्ड है, किसी एक बंदा, कोई ये नहीं कह सकता कि कराची बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, इसमें कोई एक बंदा कह दे कि मैं, इसने मुझसे कहा, इतने पैसे मांगे, इतने ये किया। मैं ये बात सुनने के लिए वो हूँ कि भाई कोई बंदा मुझे कहे कि यार असलम शाह ने ये कहा। कभी किसी की मदद की? मैं बेशुमार लोगों की, मैं बेलॉस होकर मदद करता हूँ, जितनी भी अपनी वो वसाइल हैं और वो उसके हिसाब से करता हूँ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जो अताई आए हैं ना, बहुत सारे आए हैं, बहुत। अच्छा, मैं अपने सीनियर्स को, जिन्होंने वो कहते थे कि जो हमारे यहाँ नामा निगार थे ना, जो गांव और छोटे छोटे कस्बा के रिपोर्टर्स थे, वो आ गए अब हमारे यहाँ, यानी अताई वो आ गए। अब वो उनका विजन यही है कि भाई जितने दिन रहना है वो कमाना है, खाना है बस, और कुछ नहीं करना है बस।
उन्होंने ज़िंदगी में इज्जत नहीं कमानी, मकाम नहीं कमाना। मैं देखिए मैं अच्छा, अताई सहाफ़ी की तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन दे रहे हैं, इस पे और आपने वो क्या कहते हैं वैल्यू ऐड करनी है। जी जी। और इसको डिफाइन करना है। एक और चीज़ को भी डिफाइन करते चलें जी। वो कौन सी पता है? जी। फोटो माफिया सहाफ़ी, जी, ये भी एक है, कैटेगरी है ना? इस पे भी रोशनी डालें। देखिए ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तस्वीरें बनाते हैं अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर में और सोशल मीडिया में डालते हैं और उससे अपने पैसे कमाते हैं और वो अपना हल्का अबाब बनाते हैं कि भाई ये हमारा हल्का अबाब है और ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे धंधा करते हैं और कारोबार करते हैं उससे, और वो उसको कैश कराते हैं, उसको तमाम लोगों को बताते हैं कि भाई ये अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर मैं इनको कह दूंगा, इनको कह दूंगा, और ये प्रेशर डेवलप होता है। तो ये लाइक ब्लैकमेलिंग, ये तो ब्लैकमेलिंग सीधी सीधी। देखिए ब्लैकमेलिंग करते हैं और अगर फर्ज करें ये इनका जो है विजन अगर बड़ा हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और कहीं भी जाते हैं तो मुझे पूरे शहर, इतना बड़ा शहर है लेकिन जिस तकरीब में जाते हैं 2, 4, 5 लोग मिल जाते हैं मुझे और वो कहते हैं कि भाई शाह जी आपकी इज़्ज़त करते हैं, ये करते हैं। वो सिर्फ इसलिए इज़्ज़त नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि शाह जी ने कभी उसको ब्लैकमेल नहीं किया, कभी प्रेशर नहीं डाला, कभी आपको कोई धमकियाँ नहीं दी। इस हवाले से तो वो मैं कहता। अच्छा, वैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि आप ने बहुत सारे अदवार देखे हैं सहाफ़त के। जब मेरा आना हुआ इस फील्ड में, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था, तो मेरी वालदा बड़ी तनकीद करती थी। वो कहती थी हम ख़ानदानी अब्बासी, और ये किस पेशे में तुम चले गए, ये क्या चीज़ हाथ में लेके तुम घूम रहे हो, तुमने हमारे ना ख़ानदान का नाम ख़राब कर दिया, अब तो तुम्हें कोई बेटी भी नहीं देगा अपनी। ये क्या है? क्या सहाफ़ियों को बेटियां नहीं देते कोई लोग? नहीं, कोई डरते हैं? करते हैं, डरते हैं, डरते हैं ना? देखिए अच्छा, जैसा पिछले माजी में मैंने जब यंग था तो उस वक्त मुझे ये कहा गया कि आपको और वकील को कर्जा नहीं देंगे और रिश्ता भी नहीं देंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये बात है माशरे में, एक तासुर है। क्यों है? क्यों है? आप ही बता सकते हैं ये तासुर क्यों है? अगर ये देखें किसी नौजवान को पता चलता है, अभी बहुत सारे लोग मीडिया साइंसेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हो रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो बेचारे तो डर जाएंगे, भाई हम कहाँ आ गए। देखिए ये एमएच लोगों ने कायम किया हुआ है, साफियों ने कायम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लोगों को ये तासुर ज़्यादा हो गया है कि भाई ये जो 2 लोग हैं साफ़ी हैं वो जो है ये ब्लैकमेल करते हैं, उनका इमेज सही नहीं है, इज़्ज़त और मकाम नहीं है, तो इसलिए लोगों का तासुर है कि भाई इनको रिश्ता नहीं दें, इसको कर्जा ना दें, इसको मकान नहीं दें, मकान नहीं देते किराए का कि भाई ये पता नहीं अगर नहीं देंगे तो हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकेंगे। ये भी एक तासुर है। जी, तो इतने ख़तरनाक आप लोग हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो मुआवजा किया जाए तो ऐसा है नहीं, तासुर ऐसे नहीं। वो आप चंद लोग होंगे ये करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे। ये बहुत खूबसूरत बात की है कि चंद लोग होंगे लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। और बहुत खूबसूरत बात की है शाह साहब ने कि हम लोग देखते हैं और फिर हम उस पर अमल करते हैं, लेकिन उसके साथ बेचारे जो शरीफ और शरीफुन नफ्स जो लोग हैं, जो लिखारी हैं, वो बेचारे पिस जाते हैं। वो जब अपना तारुफ़ करवाते हैं किसी स्टेट एजेंट को या किसी प्रॉपर्टी डीलर को, तो वो तारुफ़ सुनते ही बेचारा घबरा जाता है कि पता नहीं यार ये साहब मेरे साथ क्या करेंगे। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, चाहे पॉलिटिक्स में चले जाएँ, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन आपको उनका बाल बाल करप्शन में रंगाव होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी माजी में पॉलिटिशियन गुजरे हैं जिन्होंने उसूलों पर रहकर सियासत की और जाम शहादत नोश किया, लेकिन उसूलों से पीछे नहीं हटे, उन पर कोई करप्शन के केसेस नहीं है, उनकी सियासत साफ़ और शफाफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा ना करें, इस पर आवाम में ये जो एक मिथ है इसको ख़त्म होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद शाह साहब से बातें करते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे में हमारे साथ मौजूद हैं असलम शाह साहब, और हम इससे अच्छे, ख़तरनाक, तीखे, तगड़े और मामूलाती ज़िंदगी किस सिमत जा रही है, हर तरह के सवालात हम पूछ रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे नामवर सियासतदान से लेके सहाफ़ी गुज़रे हैं और जिन्होंने सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया, बड़े बड़े नाम हैं। हमने हमारे बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल हैं जिनकी वजह से आज हम इस नशिस्त पर बैठे हैं। हम जब उनको टीवी पे देखते थे हम कहते थे नहीं यार, हमने भी ऐसा बनना है, हमने भी जाके इसी तरह के सवाल करने हैं। तो मज़ा तो तब है सर ज़िंदगी का कि जब आप किसी को रोल मॉडल बनाओ, किसी हीरो को, और फिर आप कोशिश करो उस जैसा न बन सको लेकिन कुछ बन ही जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, हमारा मुआशरा शॉर्टकट के पीछे लगा रहता है, हमारे बच्चे शॉर्टकट के पीछे लगे रहते हैं। हमारे बच्चों में एक चीज़ नई एक अडॉप्ट हो गई है जिसकी मतलब रेशो इसका बढ़ गया है। मैंने जी बाहर जाना है, बस मेरा आखिरी ईयर है यूनिवर्सिटी का, बस ये पूरा होगा, मैंने बाहर जाना है। तो क्या बाहर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या बाहर जाते ही आप लोग करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी हैं, वहाँ पर जो आप ख़रीदारी करेंगे उन्हीं की करेंसी में करेंगे, और वहाँ पर भी महंगाई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ महंगाई नहीं है। वहाँ पे भी आप रहेंगे तो रेंट देंगे, घर ख़रीदेंगे तो उसके लिए आपको डॉलर, रियाल, रिंगिट या जिस करेंसी जिस आप कंट्री में जाएंगे, तो सब चीज़ों को पहले आप कैलकुलेट करें, फिर आप स्टेप लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप वहाँ से कॉल कर रहे हो, अम्मी मैंने वापस आना है। तो परेशानी से बचने के लिए पहले आप इन्वेस्टिगेशन करें, स्टडी करें और इस मुल्क के लिए कुछ करें। इस मुल्क में अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। शाह साहब, ये शॉर्टकट से कैसे हमारे नौजवान बचें? सर, शॉर्टकट से बच सकते हैं अगर वो मेहनत करें और अपने शोबे में मेहनत करें। और हर शोबे में मैं हमेशा सबको ये अपने तबके तमाम लोगों को कहता हूँ कि भाई आप अपने शोबे में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। अपनी ज़िम्मेदारी अगर पूरी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने इस माशरे में अपना रोल प्ले किया है। वो एक गाना मुझे याद है कि ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। तो वो जज्बाए दिल अब है कहाँ? देखें, ये पैदा करना पड़ेगा। देखें, मैं अपनी फील्ड में हूँ। हाँ। मैं अपने लिए ये लोग मुझे बहुत बुरा कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि यार क्या मतलब आपके ख़बरों से क्या असर होता है, क्या मामला होता है। लेकिन मैंने कहा मेरा दिल मुतमईन है, मैं जहन मुतमईन है, मैं ज़मीर मुतमईन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ और वो मैं अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मैं अगर ये ईमानदारी से कर रहा हूँ, इसका मकाम मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूँगा। फैसला उसने करना है, ऊपर बैठा हुआ है, फैसला उसने करना है कि मैंने सही किया है या गलत किया। आप क्यों नहीं शॉर्टकट मार रहे? नहीं, मैंने ज़िंदगी में या कभी मारे थे, वो मज़ा नहीं आया? शॉर्टकट वो लगे नहीं? मेरे मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आप शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मजहबी मतलब घराना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ मज़हब के हवाले से हमारी घर में तालीम होती। चूँकि अब आपने मज़हब की बातें छेड़ ही दी हैं शाह साहब, मैं तो कोशिश करता हूँ कि सामने वाला जितनी बातें ना छेड़े तो कम है। किसको फॉलो करते हैं? कौन सा आलिम दीन आपके दिल को छू जाता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और पढ़ा। और उसके बाद वो उनके ख्यालात सुनने के बाद ये हुआ कि फैसला करते हैं कि भाई सच कौन कह रहा है। ये आप जस्टिफाई कर देंगे फलां है, उसको वो करें, तो ये नहीं हो सकता। आप फॉलो करने के बजाय आप लोगों को वो देखें कि जो जिस बंदे ने। वैसे मौलवी हजरात, उलमा हजरात हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन पे भी तो एक इल्ज़ाम लगता है कि एक मखसूस ग्रुप की तरफ, फ़िरके की तरफ गामजन करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो कौन है ऐसा जो रियल एक्चुअल दीन मोहम्मद बताता है? नहीं, देखिए ये इस पे जो एक फैक्ट है, आप किसी को नाम से नहीं, मैंने कह रहा हूँ जो बताता कौन है। कि आप कहें शाह साहब ये कह रहा है, असलम शाह की एनालिस्ट है, क्योंकि आपने कहा मैं ही इज़ द बेस्ट। देखिए, मैं इसको आप एक और तनाजुर में देख सकता हूँ कि आप जब 18वीं सदी में जब रखा तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस माशरे को कैसे
वो तब्दील किए जाए। तो वो उस वक्त हिंदुइज्म का बहुत प्रचार था और बड़ी कहानियाँ राम और सीता और ये चल रही थी। तो लोग बड़े, और वो किताबें पढ़ यानी महफिल में और महल्ले में सुनाई जाती थी। सही है शाह साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक और खातून शख्सियत हमारे दरमियान आ चुकी हैं। आपका तारुफ ये है कि आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से आपका तवील अरसा है और आप भी हमारे उस्तादों में से हैं। जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो आप हमसे पहले बहुत सारे कारनामे कर चुके थे। हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा। हमने कोशिश की आज आपको बुलाएं और आपसे भी पूछें कि आपने कितने नशेब व फराज देखे इस फील्ड में आके, और आगे हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, इस मुल्क में दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करना है, इस मुल्क में ख़वातीन को किस तरह हुकूक दिलाने। एक बिल पास हुआ है गालबन असम्बली में जो कि अर्ली मैरिज बिल है, जिस पे JUI ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर मुल्क ने उस पर साइन कर दिए। क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ है? अब इस पर क्या होगा, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। किसी तारीफ़ की आप मोहताज नहीं हैं, बेबाक सहाफ़ी हैं, आप आम आवाम के हुकूक के लिए लड़ जाती हैं, झगड़ जाती हैं, जान की बाजी लगा देती हैं। सैयदा शाइस्ता ज़ैदी, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूँगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। कैसा गुजर रहा है आज का पाकिस्तान और आपकी सहाफ़त कैसी जा रही है? सहाफ़त का तो वही हाल है। वैसे तो अच्छी जा रही है सहाफ़त, लेकिन जिस तरह के हालात हैं आजकल के, तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसी सहाफ़त जा रही है। और दूसरी रही हमारे मुल्क की बात, तो मुल्क के हालात आजकल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। स्ट्रीट क्राइम और डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल। तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद क्राइम की रिपोर्टिंग से मुंसलिक हूँ। तो कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। इस 10 साल में अगर आप क्राइम रिपोर्टर से आपने आगाज़ किया और आपकी बीट क्राइम ही रही, तो गालबन आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पुलिस, दहशतगर्द, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जजेस, कोर्ट्स वगैरह ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर कभी किसी ने धक्का दिया, कोई मार पिटाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई जानलेवा हमला, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये तो बड़ी ख़तरनाक फील्ड है। हाँ, तकरीबन कोई शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब हम लोग MKM के ख़िलाफ़ खबरें चलाते थे तो थ्रेट्स भी आते थे। अच्छा। बाकायदा मेरे घर पे जो एक बाउंड्री लगी होती थी, और एक दो मरतबा तो ऐसा हुआ कि बाकायदा मुझे असले के ज़ोर पे जो है हिरासत भी किया गया। और काफ़ी जो है ना, जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइकें जो है मेरे पीछे होती थी। डराते थे आपको? हाँ, डराते थे मुझे। हाँ, फिर डरी नहीं आप? नहीं, मैं तो रिपोर्ट कर देती थी जाके। मैंने 2-4 लोगों पे FIR भी करवाई। अच्छा। हाँ, रेंजर्स को भी एप्लीकेशन दी, रेंजर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, रेंजर्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। नहीं तो क्यों आप डरती क्यों नहीं है? वजह दिलेरा खातून है आप, या कभी मौत से आपको? कराची में तो एक टाइम था जिस टाइम की गालबन आप बात करी, एक पट्टी चलती थी, नामालूम अफराद की फायरिंग से फलां साहब गए, तो वो नामालूम की फायरिंग से आपको नहीं डर लगता था? नहीं, मेरा तो ये अकीदा है कि जो रात कब्र में आनी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। ठीक है। और दूसरे कि मेरा अपना ताल्लुक क्योंकि सैयद फैमिली से है, तो जब मौला अली की औलाद डरेगी तो फिर बाकी लोगों के बारे में भी क्या कह सकते। क्या बात है। ये देखे ना, अगर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली उल मुर्तज़ा और अहले बैत के चाहने वाले ही अगर घबरा जाएंगे तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। और आपने तो घबराना सीखा ही नहीं है, आपने तो हमेशा बहादरी का मुजाहरा किया, आपके बच्चों ने बहादरी का मुजाहरा किया और दीन इस्लाम के लिए जामे शहादत नोश किया। अच्छा शाइस्ता, शादी हुई आपकी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसी गुजरी अज़दवाजी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी डिस्टर्ब होती है? हमने सुना है कि वो सहाफ़ी की जो ज़िंदगी है वो घरेलू बड़ी परेशान कुन होती है, घर वाले कहते हैं ये ख़तरनाक फील्ड है, छोड़ दो। खैर, घर वाले तो काफ़ी मना भी कर रहे थे, वो तो नहीं चाहते कि मैं इस फील्ड में आऊँ। इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि मैं सैयद फैमिली से थी, तो हमारे यहाँ ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकलती। लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। लेकिन ये कि मैंने अपने आप को कवर रखा और ख्याल रखा हर चीज़ का, ताकि मेरी ख़ानदान की इज़्ज़त के ऊपर कोई हर्फ ना आए। मुश्किलात तो बड़ी हुई, मुझे आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि मुख्तलिफ कुछ ऐसे निजी चैनल्स भी थे जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैं पूरी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुझे आगे जाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक ये भी एक मिथ है आम लोगों में कि फ़ीमेल्स को, ख़वातीन को TV चैनल्स में या TV चैनल से हटकर भी हैरासमेंट का सामना होता है,
आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? असल में कोशिश तो बहुत लोगों ने की, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर औरत मजबूत हो हाँ, तो उस औरत को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ज़बरदस्त। जो औरत कमज़ोर होती है, डर जाती है, आगे जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढती है, तो मेरे ख्याल से वो औरत तो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लेकिन जो मजबूत औरत होती है वो हमेशा अपनी इज्जत का और अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखती है। कोई ऐसा वाक़या, चूँकि एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी तो वाक़यात से भरी हुई होती है, जो आपको याद हो कि यार इस साहब को, इस बंदी को, इस बच्ची को, इस बच्चे को मैंने राइट्स दिलवाए, इसकी जान बचाई, इसकी प्रॉपर्टी बचाई? एक लड़की थी, अगवा हो गई थी तारिक रोड से। अच्छा। उस वक्त उसकी उम्र 13-14 साल की थी। अपने ख़ानदान के लोगों ने, सगी खाला थी और कुछ रिश्तेदार थे, कज़न्स वगैरह, तो वो मतलब बेचने के चक्कर में जो है उसको मुल्तान ले गए थे। वहाँ पे 10 लोगों ने ज़्यादती की उसके साथ, अल्लाह। और उसका सौदा ही होने वाला था। लेकिन मैंने कुछ, मेरी क्या कहते हैं, इदारों ने हेल्प की, तो मैंने अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनकी हेल्प से जो है उस बच्ची को ट्रेस किया और रिकवर भी करवाया। और उसके बाद ये है कि वो बच्ची खैर कराची आ गई, वालिदैन से मिल गई, आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसका जो केस था वो वही अदलिया की नज़र हो गया, अभी तक सज़ा नहीं मिल सकी, जबकि पता चल गया था कि ज़्यादती किन लोगों ने की। उसके बावजूद भी उस बच्ची को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है सैयदा शाइस्ता आपने। अब इस पर रोशनी डालेंगे असलम शाह साहब। शाह साहब, 10 लोग ज़्यादती, इन्होंने एक वाक़या शेयर किया और फिर कहा कि वो केस भी मतलब किसकी नज़र हो गया, लापरवाही की नज़र हो गया, ना किसी को सज़ा हुई। वजह क्या है? हमारी कोर्ट्स पर ये उंगली तो उठती है कि सज़ा जज़ा का अमल नहीं है। देखिए, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, मुझे पता है सारी सूरत का। अब देखिए, हमारे यहाँ जो यानी केस बनता है, जो FIR दर्ज होती है, वो झूठ पे मंदवी होती है। हाँ। फिर उसको प्रोसिक्यूशन पुलिस करती है, यानी वो उसकी यानी डिफेंड भी वही कर रही होती है। अच्छा, अदालतों में वो पेश होते हैं और चालान और बाकी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी चल रही होती है वो भी पुलिस पेश कर रही थी। लिहाजा इसलिए पुलिस ने जो पहले दिन झूठ बोला था, उस झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोल रहे होते हैं, इसलिए वो केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। नहीं, तो उसकी एक वजह है ना, आपने, आपका तो आप जज भी नहीं है, नहीं है ना, तो हमारे जो मौजूद जज हजरात हैं, जज साहिबान हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए ना, मैं साहिबान बोलती है, जज साहिबान हैं, क्या उनके इल्म में नहीं है? सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पता होता है कि ये बेगुनाह है, ये मासूम है, ये जालिम है, या ये इसने जुर्म किया है। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि वो उनको एविडेंस चाहिए कि भाई इसके हवाले से कोई एविडेंस मिले। देखिए, पुलिस एविडेंस को ज़ाया करती है और पुलिस इसको झूठ पे झूठ बोलती है, जिसकी वजह से मतलब के केस को तोड़ मोड़ के इधर उधर जज साहिबान को भी वो कहते हैं ना, बस उसको कहते हैं, वो क्या करेगा, उसको सबूत ही नहीं दो, सबूत नहीं मिले। और जब अदालतों में पेश होते हैं और सबूत नहीं पेश करेंगे, एविडेंस नहीं पेश करेंगे, गवाह नहीं पेश करेंगे, तो फिर ये वो केस जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। और मैंने बेशुमार केसेस देखे, बहुत बड़े, यानी मतलब यहाँ पे तो पुलिस अफसरान भी 100 केसेस के IO भी थे और SHO भी थे। ओके। और वो कैसे यानी केसेस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कैसे फैसला करेंगे, मतलब बड़े बड़े नाम थे वो, उन्होंने ना इन्वेस्टिगेशन में को तवज्जो दी, ना ही बस वो एक बादशाहत कायम थी और उनका टेका था, वो शहर में दंदनाते फिरते थे और आज उनका कोई वाली वारिस कोई नहीं है, मर गए, खप गए। लेकिन उन्होंने 100 केसेस के इन्वेस्टिगेशन अफसर थे इस शहर के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का पूरा निज़ाम, ये जो अभी प्रोसिक्यूशन का है, ये भी झूठ पे मबनी है। अगर वो उसको निज़ाम बेहतर करना है तो फिर वो कानून साजी तब्दील करें, उनका सिस्टम तब्दील करें, जब आपको कोई चीज़ किसी को इंसाफ मिल सकेगा। ये इस पे मैं आता हूँ और शाइस्ता से भी मैं पूछूँगा कि पाकिस्तान में पुलिसिंग निज़ाम में बेहतरी के लिए हमने क्या करना है और आम आदमी क्यों घबराता है FIR दर्ज करने से, उससे स्नैचिंग हो जाती है, उसको एतमाद जिस लेवल का होना चाहिए अभी तक वो पुलिस एतमाद बहाल नहीं कर सकी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर।
के बाद खुश आमदीद सुबह सवेरे में एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। और अब ज़रा हम पुलिसिंग निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाएं, क्या क्या हमने इक़दामात करने की हमें ज़रूरत है, आवाम क्या चाहती है, आवाम क्यों घबराती है अपनी कंप्लेन करने से, क्यों डर खौफ है। एक साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप क्यों नहीं गए, कहा यार मिलना तो है नहीं भाई, मेरी मोटरसाइकिल छिन गई है, मिलनी तो है नहीं। तो ऐसा क्यों शाह साहब, ऐसा क्यों? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जापान का। जापान एक बड़ा शहर है, टोक्यो। मैं उसकी करस्पॉन्डिंग करता था, तो ब्यूरो चीफ आए तो मैंने उनसे बातचीत की क्राइम रेशो के हवाले से। उन्होंने कहा आपका शहर आबादी के हिसाब से टोक्यो और मतलब ये जो है कराची तकरीबन आबादी तकरीबन एक जैसी है, तो आपने क्राइम को क्यों किस तरह कंट्रोल किया है? तो उन्होंने कहा क्राइम हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो। वो उसकी वजह उन्होंने कहा है कि हमने पूरे शहर को हमने 1140 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1140 थाने में तकसीम कर दिया। यानी जुडिक्शन इतनी कर दी है कि 5 मिनट में आप कॉल आएगा तो वहाँ वो जो भी इंसिडेंट है उस जगह पे पुलिस और उसकी टीम पहुँच जाएगी, कोई भी रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी। तो आपने क्या किया है? हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक कराची का इतनी बड़ी आबादी का शहर है, 70 किलोमीटर के हदूद में वाक़या है, और आपके यहाँ जो है थाने कितने, 104 थाने, और अगर चौकी वौकी मिला लें तो 110-12 थाने हो गए। आपको थानों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, जुडिक्शन तादाद बढ़ानी। ये जो आपने विंग्स बनाए हुए हैं कि भाई गाड़ियों के वो अलग है, छापा मार बत्ताखोरों की अलग है, ये भी ख़त्म करनी पड़ेगी। थाने को इम्पावर करेंगे, थाना अगर इम्पावर होगा तो फिर सारे चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। मतलब जो थाने की हुदूद होती है, जी जी, कि भाई ये फ़लाँ थाने की हदियाँ ख़त्म, वो जो थाने की पूरी हुदूद है आप कह रहे हैं उसको कम कर दें। कम कर दें। मतलब एक थाने जहां आज हद है वहां 3 होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए कराची में 109-10 जो मतलब ये टोटल 300-400 थाने तो होने चाहिए। नहीं, कम से कम जैसे जापान में तो 1100 आपने बताया, 1140 है, यहाँ 500 कम से कम 700 होनी चाहिए। ये इसकी वजह है कि जुडिक्शन कम हो जाएगी तो आपको यानी चेक एंड बैलेंस करने में आसानी होगा। दूसरा ये सारे विंग बंद करें। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी वो सुनने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि ये असलम शाह साहब कह रहे हैं कि थाने आज 100 हैं तो अगर 700 हो जाएंगे। अभी अब अगर निकलते हैं सड़क पे तो पुलिस बोलती है आजा बेटा इधर आजा। सर इसका फायदा इसका है कि जो लोग यहाँ पे होंगे और जो अगर उस महल्ले में जुल्म कर रहे होंगे वो उस वक्त भी पकड़े जाएंगे, पुलिस भी पकड़ी जाएगी। अगर आपने जुल्म किया तो वो भी पकड़े जाएंगे, जुडिक्शन कम होगी ना। अभी आपको कोई नहीं पता कि भाई फला विंग ने आके कार्रवाई की और उठा के ले गए, और किसी को नहीं पता, थाने वालों को ही नहीं पता कि भाई थाने आपके एरिया में कोई कार्रवाई होगी। ये विंग सारे खत्म होने चाहिए, दुनिया में नहीं है कहीं विंग। अच्छा, एतमाद बहाल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए विंग की वजह से। भाई मोटरसाइकिल असलम साहब से भाई सर क्यों नहीं कंप्लेंट, बोला यार वो मिलनी तो है नहीं, मिलनी नहीं है ना। उसकी वजह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी है और पुलिस ने अपना काम नहीं करना है। अगर आपने करना है काम तो आपकी जुडिक्शन, मैंने आईजी साहब को पिछले साल कहा है, मैंने कहा जापान का मिसाल दी, जापान के सारे मामला। लेकिन चूँकि हम जब यहाँ पे तामीरी गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक मैं अप्रिसिएशन दे दूँ साजिद सदोज़ई साहब को, रैली अप्रिशिएट साजिद SSP साजिद सदोज़ई साहब, आप कंबर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और एक ख़ातून टीचर के कातिल को आपने पकड़ लिया है। अब आप उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में ये जो आपने काम किया है तो रैली अप्रिशिएट। एक बेगुनाह किसी खातून टीचर को गोलियां मार के जिस दरिंदे ने ये वाक़या किया और आपने इतने दिनों की मेहनत से उस बंदे को कल गिरफ़्तार किया, जिस पे पूरा सिंध आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे, जब उनको सज़ाएं होंगी तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। और उस दरिंदे से जब पूछा गया कि आपने क्यों कत्ल किया, कहा वो इन्होंने मुझसे शादी से इनकार किया। अब आप बताएं। मैं आपको एक वाक़या बता, आज कल का वाक़या है। आज रिपोर्ट हुआ है 4 इंसिडेंट हुए हैं। चारों इंसिडेंट के जो वो थे जो भी थे जिन्होंने मारा उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने लॉकअप भी कर दिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की, FIR भी दर्ज की। लेकिन मसला है कि FIR दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि वो कैफे किरदार तक पहुंच गया। अदालतों तक इसकी तमाम चीज़ें एविडेंस के साथ पहुंचेगी, तब फिर आप उसको सही के 4 लोगों जिसने कत्ल किया है
एक्सीडेंट में मार दिया है, उसको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, स्टाफ की बात कर लेते हैं। आप कभी हमारा जाना होता है, एक साहब गए थाने और कहा भाई मेरी कंप्लेन ले, तो क्या वो स्टाफ कोऑपरेट करता है, थाने का स्टाफ? सर ये इसलिए नहीं करता है कि वहाँ पे बंदा जब जाता है तो उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो वहाँ जाकर के कभी इधर जा रहा होता है कि भाई उससे ड्यूटी अफसर कौन है, मतलब वो पेशकार कौन है, आप उनको बताएं, रिपोर्ट करें। अगर ड्यूटी अफसर नहीं है तो आपको ये रोज़नामचा कौन दर्ज करेगा, वो फिर जाता है उसके पास, उसको फिर दरख्वास्त देता है, वो कह रहे हैं दरख्वास्त ले आए, हम आपका दरख्वास्त में। अच्छा, ये देखें ना, ये कितनी, अब आम आदमी जब कंप्लेन करने जा रहा है जिसके साथ बड़ी ट्रेजिडी हो गई है, अब वो ट्रेजिडी ये नहीं है कि उससे मोबाइल छिनाएं, उसके घर पर डकैती पड़ चुकी है, उसके यहाँ कोई अल्लाह ना करे कत्ल की वारदात हो गई है, अब वो कामता हुआ, सहमता, डरता वो बंदा जाता है थाने और फिर वहाँ पे उसी की ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। शायद कब सही होगा ये तो आपकी इसमें क्या राय है? मेरी ये राय है, क्योंकि मैं तो खुद भी थानों में बहुत आना जाना रहता है। जब भी तो मैंने देखा ना, आपकी क्योंकि फील्ड है तो आप भी जाती होंगी, तो आपसे भी ऐसे पूछते हैं? मुझसे क्या पूछते हैं, वहाँ पे जो लोगों के साथ सलूक किया जाता है बहुत ही अफसोसनाक है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई पैसे की डिमांड, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, रिसीव करने के लिए भी उनको 1000-2000 तो लाजमी चाहिए। नहीं तो ऐसा कोई है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कोई सब कुछ फ्री है। हाँ, सब कुछ फ्री है। हाँ। अच्छा, और दूसरा, अगर कोई सिफारिश होगी, कोई कॉल आएगी तो उस बेचारे को रिस्पांस मिलेगा, वरना कोई रिस्पांस नहीं। वजह क्यों काम नहीं करना? करप्शन। अच्छा, और एक तो करप्शन जो है बहुत बड़ी वजह है थाने में। कराची के सारे थानों में जब तक कोई ताल्लुकात ना हो या पैसा ना हो, बंदा अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता। ये बड़ा इशू है। अभी पिछले दिनों औरंगी टाउन के एक थाने की तो फिर इसमें वो बुरा ना मानिएगा शाइस्ता मैडम, तो ये आपकी कमी कोताही नहीं है। आप मीन्स जिनकी ये फील्ड है, आप लोग चूँकि एक एसोसिएशन है, क्राइम रिपोर्ट एसोसिएशन, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सहाफ़ी इनके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं कि उसकी कोई कमज़ोरी मिले तो हम भत्ते की FIR करें उसके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ सहाफ़ियों पे गलत FIRें भी हुई हैं। सारे सहाफ़ी एक जैसे नहीं होते। लेकिन वही टसलबाजी में कि पुलिस ने देख लिया कि भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारी गलतियों को सामने लेके आ रहा है या शहरियों को लेकर आ रहा है, हमारी पुलिस का निज़ाम ख़राब है। और पुलिस नहीं, तो आप बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग क्राइम रिपोर्टर, आपकी रसाई एडिशनल IG, DIGs, SSPs सब तक है, तो आप ये मसाइल वहाँ लेकर क्यों नहीं जाते? असल में जो है ना, जो आला अफसरान है वो तो वाकई ही सुनते हैं। मैंने कई मरतबा जो है अप्रोच भी किया है, एडिशनल IG को भी, DIGs को भी, SSPs को भी, तो वो रिस्पांस देते हैं। जो शहरी उनके पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं तो इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन हमारे थाने में जो बैठे हुए SHOs हैं, इनके तो नखरे आसमानों पे हैं। ये शहरियों की नहीं सुनती है तो दरख्वास्त फेंक के मारते हैं। अच्छा, जब तक कोई सिफारिश ना हो। ओहो, इन बेचारों को फिर सिफारिश लेके जानी मतलब FIR काटने के लिए आपको सिफारिश चाहिए और या पैसा। अच्छा, छोटी से छोटी FIR भी बंदे के 15-20 हज़ार होंगे तो दर्ज होगी। अच्छा, अदरवाइज नहीं होगी? नहीं। ओहो, हक पे होने के बावजूद भी FIR का बड़ा मसला है। वजह क्यों नहीं काटते? ये तो हक है, राइट है एक शहरी का। असल में ना, पुलिस ने एक ट्रेंड बना लिया कि भाई इस FIR के इतने पैसे लेने हैं, इस FIR के इतने पैसे लेने हैं। जो बंदा बेचारा खाली आएगा, सारा दिन बैठ के चला जाएगा, FIR ही नहीं होगी। मैं आपको हाँ, थाने का माहौल बेहतर करें, माहौल नहीं, स्टाफ भी बेहतर करें, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड अफसरान बैठे हो, हाँ, वो अखलाक उनका बेहतर करें ताकि लोगों को एतमाद कायम हो। सर, लेकिन मैं एक अपना वाकया फिर आप बताएं। हाँ, मैं डिफेंस और क्लिफ्टन के कुछ थानों में मेरा विजिट हुआ, वहाँ तो अच्छे हैं स्टाफ। नहीं, वो तो हो सकता है अपनी बात के। मैं ये कह रहा हूँ, अगर थानों का माहौल बेहतर हो जाएगा तो आपको तमाम चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, अभी आपने 10 साल पहले एक कहा कि भाई FIR जो है ना आप खुद दर्ज करें, यानी वो ऑनलाइन दर्ज करें। हाँ, वो कहाँ गया? 10 साल बाद ख़त्म हो गया क्या? हाँ, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ दर्ज करानी है, FIR की कापी मौजूद है, उस पर आप अपने दरख्वास्त टाइप करें और भेज दें, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए तमाम इदारों के, जहाँ भी जिस मुतलका थाने का है, जिस
जिस सेक्शन का है उसको होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। उसकी वजह है कि वो जो थाने हैं वो इस पर गौर ही नहीं कर रहे, ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अमल दरामद नहीं कर रहे। तो वो पुलिस का निज़ाम जो है ना, जो अगर बना भी दे तो कैसे निज़ाम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए कि शहरियों को आम क्या वाकई एक बड़ी तनकीद की जाती है, वो तनकीद तो मैं मुझसे वो हज़म नहीं हुई। अब वो आपको मैं बताऊंगा, तो गालबन आप पता नहीं इस पर रोशनी डालेंगे, दोनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं। थाने बिकते हैं क्या? बिल्कुल बिकते हैं। अच्छा, आपको ख़रीदता कौन है? मैं क्राइम वो मंशात फरोश या स्मगलर, ये उनके थाने होते हैं। और मामला देखें, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है, वो स्मगलरों ने बनवाया है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बनाया है उन्होंने। वो इसलिए बनाया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, अपने सारे स्मगलिंग के रूट्स वही हैं और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सारा, तो वो स्टोर भी वहीं करते हैं और फिर सप्लाई भी वहीं करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिया और सारे अफसरान उनके मर्ज़ी से आते हैं, जो लोग पोस्टेड होते हैं वो उनकी मर्ज़ी से होते हैं। बताएं जी, ताकतवर तरीन हमने सुना था कि भाई ये ताकतवर माफिया है, और आज एक बार फिर सुन लिया, ऐसा ही है शायद। तो कभी टकराव हुआ? वो कहते हैं पंजा आजमाई, आज है जी, आज ते मैंने नहीं तेन छोड़ना, आज ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, बहुत मर्तबा हुआ है। हाँ, अभी भी एक इनलीगल चल रहा है ये ईरानी डीजल पेट्रोल का काम, बहुत आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर गुलशन मेमार में सरेआम वहाँ पे जो है टैंकर भर भर के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। थाने को आपने इन्फॉर्म किया? इसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है, या तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि शायस्ता इस काम को रुकवाएंगी और आला ओहदेदारान तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगी, और हम देखेंगे कि लोग थानों में होंगे, जेलों में होंगे, उनको सज़ाएं लगेगी। हम देखेंगे कि पुलिस का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि काम की कमी कोताही हर जगह होती है, इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है कि नहीं यार, डे बाय डे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। माजी में पुलिसिंग शायद इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन अब कुछ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है, अल्लाह ने चाहा तो हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं ज़्यादा प्रोग्राम को बोरिंग नहीं करना चाह रहा। शाह साहब कोई गाना वाना भी तो सुना दें, कोई वो कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। देखिए, गाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ। क्या सुनते हैं बताएं? हाँ, वही सुना है जो सुनते हैं। नहीं, पुराने गाने जो वो सुना है ना मैंने, कैसे गाया, जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐसा कुछ सुना है, गुनगुनाए? नहीं, ये इस तरह के बहुत सारे गाने किशोर के, रफ़ी के, बहुत सारे रफ़ी हो जाए, रफ़ी सुनते सुनने तक आते हैं आप गाने का। फिर मुझे एक बात बताएं, आप रफ़ी को सुनते हैं, पाकिस्तानी कोई हमारे मेहदी हसन आपको नहीं अच्छे लगते? नहीं, मैं मेहदी हसन भी सुनता हूँ, पुराने मैं गाने सुनता हूँ, मसूद राना को बहुत सुनता हूँ, खलाक अहमद के गाने जो मैंने सुने काफ़ी। लेकिन ये कि मतलब मैं कहता हूँ कि गाने सुनने तक होनी चाहिए। अगर आपको शौक नहीं है तो सर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम मेहदी हसन, हमारे बहुत बड़े गज़ल गाने वाले एक गुजरे हैं साहब, तो बड़ी लेजेंड हैं, हम उनकी गज़ल शाह साहब से सुनते हैं, अगर वो इनायत फरमाएं तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आगे बढ़ाएंगे सर प्रोग्राम को। और चूँकि हमारे साथ जो आज शख्सियात बैठी हैं, सीरियस मिजाज लोग इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ इनकी जो फील्ड है वो सीरियस कर देती है। ये लोग मुआशरे के जुल्म व सितम देख देख के हंसना ही भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं हंसाऊँ, और चूँकि हर इंसान
इश्क भी करता है, मोहब्बत भी करता है, शादी भी करता है। तो शाह साहब कोई इश्क हुआ? नहीं, क्यों भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? काम के अलावा हमने अच्छा, नहीं तो बचपन में भी तो एक मोहब्बतें होती हैं। वो हो सकती है, मतलब वो उस दौर में आप जिस वक्त नौमरी थी उस वक्त हो सकती है, लेकिन अब जिस वक्त जिम्मेदारी अदा शुरू की है, सहाफ़त शुरू की है, उस वक्त से नहीं हुई है। अच्छा, और उसकी वजह है कि बस काम पे तवज्जो है। मतलब मसरूफियात इतनी आ गई ज़िंदगी में कि हम इश्क करना ही भूल गए। बिल्कुल है ये इसमें अच्छा, आप अपनी जिम्मेदारी लेकिन इसको अगर इस एंगल से देखें कि जो हम सफ़र मिला उसके मिलने के बाद अब इश्क क्या, उस इश्क उसी से हो गया, मोहब्बत उसी से हो गया। वो आप कह रहे हैं कि बीवी है, अच्छी है और ज़बरदस्त है, तो उसको आपको आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है सब। क्योंकि वो ख़वातीन का अक्सर एक हमने शिकवा सुना है कि मर्दों को बार बार मोहब्बत होती रहती है है ना, और बेगमात को तो अक्सर शक होता है कि यार इसको तो हर लड़की अच्छी लगती है, तो भाभी को तो ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एतमाद के साथ। उन्हें भी पता है कि मैं उनके एतमाद पे हूँ और किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं करूँगा। मेरे 3 मतलब आधी रात भी आए तो कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। मैं वैसे भी लेट आवर जाता हूँ, तो वो मुझे उन्हें कोई वो नहीं है कि प्रॉब्लम कि इसकी वजह से कि किसी ख़वातीन के साथ चक्कर लग गया, कोई मामला हो गया कि इस तरह। शुरू में तो मोबाइल चेक होते होंगे ना सर, जब नई नई शादी होती है? सर वो पहले दिन से हाजिर है। अच्छा। कुछ नहीं, और मैंने आज तक इसमें मतलब पासवर्ड नहीं लगाया कभी भी। अरे ज़बरदस्त। आप जब चाहें खोल सकते हैं, लेकिन बच्चों को मना है कि भाई बच्चे नहीं देखेंगे, बच्चे सुनेंगे नहीं, फ़ोन नहीं सुन सकते, लेकिन आप वैसे देख सकते हैं। कोई आपने कुछ करना है तो आप देख सकते हैं। मतलब कभी भी अगर घर में किसी को मोबाइल की ज़रूरत है तो उठा ले। हाँ, और वो पासवर्ड सबको पता है? पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है ना, पासवर्ड है ही नहीं। अरे ज़बरदस्त। इसलिए मतलब एतमाद करेंगे तो आप पे भी एतमाद करेंगे। आपका कोई फेवरेट सियासतदान कि यार मैं इसकी सियासत से इंस्पायर हुआ? देखिए, सियासत में जब मैंने सहाफ़त शुरू की है तो सियासतदानों को बहुत करीब से देखा है और बहुत अमली तौर पे भी देखते रहे कि भाई मैंने इमरान खान को करीब से देखा है, और बहुत ही डिफरेंट आदमी था, और इतना था कि वो सेल्फिश टाइप के, आप कहते हैं ना कि भाई उसमें कोई चीज़ किसी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने 2011 के बाद अपने आप को तब्दील किया और बहुत सारी तब्दील किया। मैं इमरान खान के तमाम कैरेक्टर का मतलब पहले दिन से जानता हूँ, चंदा मुहिम के बाद शौकत खान, मतलब ये कि आप बानी पिटिया की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसको करीब से मैंने देखा है, लेकिन वो उस वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट था, अब बिल्कुल डिफरेंट है। अब बिल्कुल डिफरेंट है। आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर ने चला दिया है, आप लाइव कॉल करें और इन दोनों शख्सियत से आप सवालात भी कर सकते हैं। सर कंटिन्यू। जी, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त उनकी हर आदमी की ज़िंदगी में होता है और वो अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है। अल्लाह ताला किसी को भी किसी मौके पे वो हिदायत दे दे और वो सीधा हो जाए, सही हो जाए और अल्लाह के काम जो करने हैं वो कर रहा हो, तो वो उसके लिए मैं कहता हूँ कि इमरान नाम ले लेना शाह साहब, इमरान खान ने कि यार मुझे ये बंदा अच्छा लगता है। नहीं, इमरान खान ने अपने आप को यानी 100% तब्दील किया, यानी जो प्ले बॉय से लेकर के। हाँ, मतलब अभी आपको अच्छा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा, और आपका फेवरेट आलिम दीन? नाम नहीं बताया था आपने, नाम चाहिए मुझे कि यार मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनता हूँ। नहीं, मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन मैं फेवरेट इसलिए नहीं कह रहा कि इनके मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट चीज़ें। अगर आपने किसी एक चीज़ पे बात की तो उसके बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी सामने हैं, तो लिहाजा उसकी शख्सियत ख़त्म हो जाएगी। तो आपको उसकी अच्छाई की बात करनी चाहिए। कोई खातून एक्ट्रेसेस कभी पसंद आई कि यार ये जो लेडी है यार ये मुझे अच्छी लगती है? बहुत सारी है, फिल्में देखते रहे। हाँ, तो जैसा कि एक आध कोई नाम आपकी फेवरेट कि यार ये बंदी बहुत अच्छी है, इसकी एक्टिंग पसंद है? सर मतलब माधुरी दीक्षित सबको पसंद है हमारे दौर। पाकिस्तानी आपको कोई पसंद नहीं है? नहीं सर। ओए ये देखें सर, ये तो जुल्म है पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ। शायस्ता, चूँकि आप लोग हंसना ही भूल जाते हैं, फील्ड ऐसी है ना, काम ऐसे, फिर एक तवील अरसे से आप लोग एक जद्दोजहद कर रहे हैं, थाना कोर्ट कचहरी, हंसी मजाक तफरी, हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिए। आप मुझे बताएं आपका फेवरेट आलिम दीन कौन सा है?
मैं असल में ज़्यादातर तो अल्लामा शहनशाह नकवी को सुनती हूँ। बहुत अच्छा अंदाज भी है उनका, इल्म भी बहुत है उनके पास, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बहस मुबाहिसा भी करते हैं, तो मैं उनको ज़्यादातर उन्हीं को सुनती हूँ। और कोई फेवरेट टीवी एक्टर? टीवी असल में मैं आपको बताऊं कि मूवीज़ वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं देखती, पसंद भी नहीं है, और म्यूज़िक भी नहीं सुनती हूँ। अच्छा, कोई फेवरेट आपका क्रिकेटर? हाँ जी, वसीम अकरम बहुत पसंद थे पहले। अच्छा। और उसके बाद जो सरफराज हैं वो, चूँकि आपका ताल्लुक अहले बैत के घराने से है, कुछ देर पहले आपने कहा, तो कोई मनकबती सुना दें, चूँकि दिन ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तो कोई एक मनकबत हो जाए। अच्छा, अब आप मना भी नहीं कर सकती, पूछें उसकी वजह क्या है? मना यूँ नहीं कर सकती कि मेरी जितनी रिसर्च रही है, जो आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, तो वो सर मनकबत ज़रूर सुनते हैं और फिर गुनगुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। हो जाए एक ये यादगार हो जाएगा कि साजिद के मॉर्निंग शो में हमने एक सलाम, एक अकीदा, एक मनकबत पेश किया था। किसी की भी हो, बंदे की हो, बंदी की हो, आप सोचें, आपको भरपूर टाइम दिया। हाँ, मुझे सोचने का टाइम दिया, आप इतने उनसे सुने। अच्छा, चले, जब तक मैं आपसे सुन लेता हूँ। अच्छा शाह साहब, बात पता है क्या, हम लोग जब टीवी पर बैठते हैं ना, हम घबराते हैं, यार वो मैंने ये गाना अगर सुना दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता शाह साहब, हम अगर, ठीक है, मैं, आपने मुझे करंट अफेयर के शोज़ में भी देखा है। जी हाँ। आज यहाँ रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ ज़रूरत थी। देखिए, मैं गाने का कोई नहीं है शौक़, मैं सुनने का, मैंने आपको पहले ही कहा है, सुनता रहता हूँ, और मैंने गुनगुनाने का कभी भी नहीं कहा है। अच्छा। कभी भी नहीं कहा है, और मैं कभी भी नहीं रहा। अच्छा। इसलिए जो गुनगुनाने का मतलब ये है कि वो आवाज़ की रिदम के साथ वो, अच्छा, मतलब वो सुर नहीं है, आप कहते चले। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो फिर वो बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ जो ये आप खबरें लगाते हैं, ये आपको कोई ख्वाब आता है, कोई बता के जाता है कि असलम शाह कल ये वाली खबर लगाना, और उस खबर के बाद फिर कोई तहलका मचेगा, फिर असलम शाह पे फिर इल्ज़ामात लगेंगे, ये झूठी खबरें, तो झूठी खबरें लगाते हैं आप? देखिए, ये इस पे आप हर रिपोर्टर जो भी अगर आप रिपोर्ट कर रहा है, हाँ, उसके बारे में एक तासुर कायम होता है कि भाई ये झूठी है, सच्ची, हाँ, है। लेकिन मेरी, हाँ, तकरीबन 12,000। नहीं, आप एक अलग ही लाते हैं, क्योंकि मैं तो स्टडी कर रहा था, जब आप मेरे पास आ रहे थे, आप एक अलग ही ले आते हैं। 12,000 से ज़्यादा, हाँ, मेरी रिपोर्टिंग है, गूगल में और बाकी जगह में मौजूद है। अगर किसी एक पे भी कंट्रडिक्शन हुई है या कोई खबर तरदीद हुई है, वजाहत हुई है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं अगर क्लेम कर रहा हूँ, अगर मेरी खबर अगर 100% नहीं है, तो कम से कम इतनी है, सच्चाई है इसमें कि जो उसको पढ़ी जा रही है और उसको और डिस्कस भी करते हैं लोग। अच्छा, हमारी अभी खबर, एक रिसेंटली खबर एक प्रेस क्लब के हवाले से छपी है कि प्रेस क्लब की ज़मीनों पे कब्जा हो गया है। प्रेस क्लब, हाँ, मैंने कहा, मेरी नज़र से भी गुजरी, हाँ, हॉक्सबे की तरफ है ना। हॉक्सबे में आपके, अच्छा, वैसे ऐसा मुमकिन कैसे है? आप तो लोगों को ज़मीन वॉगज़ार करवा के देते हैं, आपकी ज़मीन पे कब्जा कैसे हो गया? देखिए, हमारे यहाँ हॉक्सबे की ज़मीन तकरीबन 28 साल हो गए, 27 साल हो गए, आपको दी गई है। और सेक्टर 3A और 2 और 2A ये सेक्टर हैं जो जिनमें दी गई थी। 2A पे कब्ज़ा हो गया, एक कब्रिस्तान बन गया है अस्करी इदारे का, अब वो कब्ज़ा हो गया, बाकायदा कब्ज़ा हो गया। फिर उनको शिफ्ट किया गया, 210 प्लाट थे जो 68 सेक्टर में शिफ्ट किया गया। अब वो शिफ्ट हो गए, वो जो 258 लोग रह गए हैं वहाँ पे इस मेंबर। अभी एक और ग्रुप ने, अस्कानी ग्रुप है, वो उसने कब्ज़ा कर लिया है और वो कब्रिस्तान के नाम पे कब्ज़ा कर लिया, बाउंड्री डाल दी है। ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुझे खुद बताया है कि भाई ये कब्ज़ा हो गया है, आप लोग कुछ करें, हम लोग क्या कर सकते हैं। कब्रिस्तान के हवाले से हम जाएंगे, मजहबी मामलात आ जाएंगे, कुछ लोग फसादात शुरू हो जाएंगे, लिहाजा हम नहीं बोलेंगे, आप बोलें। मैंने इसलिए रिकॉर्ड के लाने के लिए वो खबर छापी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, प्रेस क्लब के मेंबरान को अवेयरनेस हो। फिर ये 68 में एक और कहानी हो गई। 68 में जब हमें 2022 में अलाट हुए तो वो उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2012 की बैक डेट में एक अलाटमेंट कर दिए 4 एकड़ एक बंदे को, और 4 एकड़ अलाट कर रही है पोल्ट्री के नाम पे, यानी पोल्ट्री फार्म के नाम पे 30 साल लीज पे। वजह आप जाली कागज पे अलाट कर दिए।
अब अलाटमेंट के लिए वो क्लेम कर रहा है 2022 में, 22 में क्लेम कर रहा है जब आपको मतलब 68 में अलाटमेंट मिली है साफियों को। अब वो 23 में कोर्ट चला गया, 23, 24, 25 3 साल तक कोर्ट में है। हमारे सदर को, हमारे सेक्रेटरी को, हमारे प्रेस क्लब के लोगों को नहीं पता 3 साल से वो केस लड़ रहा है। अब ये जो इम्पोज होगा 4 एकड़ कहाँ पे इम्पोज होगा, किसका प्लाट मुतासर होगा, ये नहीं कह सकते। हमारा टोटल रकबा वो 68 में 22 एकड़ है, और वो 4 एकड़ का मतलब है अगर प्राइम लोकेशन पे है तो फिर आपके बहुत सारे लोग मुतासर होंगे। तो आप उसके मुतासर होने से पहले फैसला करना है इदारे ने, LDA ने, और फिर प्रेस क्लब में और साफियों ने कि भाई ये इसको कैसे। तो अब ये शाह साहब ने, आपने ये इतनी बड़ी तमीद बांधी और डिटेल में इस पे रोशनी डाली, तो इस पे जो प्रेस क्लब की जो बॉडी है, जो सदूर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक कॉल करेंगे CM को, मसला हल। अभी तक तो नहीं हो सकता ना, 3 साल से ये केस चल रहा है। 3 साल से अगर हल नहीं हो सका तो अब आपको CM के पास बैठना पड़ेगा और उसको हल तलाश करना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने मुख्तार कार ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए, जो भी अदालत में पेश किया 3 सालों में, वो जाली मामला थे, इसलिए वो नहीं हल हो सकते। अदालत ने उनकी तमाम एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए और स्टे दे दिया। इसका मतलब यह है कि वो कुछ हद तक तो बेहतर हो सकता है, कुछ मतलब सही हो सकता है कि भाई उससे स्टे मिल गया, लेकिन आपके प्लाट में मुतासिर तो हो गए। आपका प्लाट का यानी जो लेआउट प्लान मुतासिर होगा, आपको इसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। जो लोग जिनके प्लाट पे होगा वो भी इनको चाहिए कि भागदौड़ करें ताकि मामला हल करें। हमारे यहाँ जो सबसे इशू है प्रेस क्लब का, जो आप 27 साल हो गए, आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको प्रेस क्लब से जान छुड़ानी चाहिए थी। प्रेस क्लब के बजाय सोसाइटी बनाते, ट्रस्ट बनाते, मेम्बरान के हवाले करते, नई बॉडी बनाते, उसमें उनके हवाले करते, तब जाकर के आपको मामला बेहतर हो सकते थे। प्रेस क्लब सुपरविज़न करती, निगरानी करती, मॉनिटरिंग करती, जहाँ सपोर्ट चाहिए वो मिलती, लेकिन ये नहीं होता है कि वो पूरी बॉडी ज़मीन के मामलात भी देखें और मेम्बरान के मामलात भी देखें, वो मुमकिन नहीं है। तो ये इसलिए नहीं हो सक रहा है 27 साल में। तो ये जो आपने ये बड़ी बड़ी सुर्खियाँ अभी ये रिसेंट जो आप बता रहे हैं आपने लगाई है, तो लगाने के बाद कोई हरकत में आया? देखें, DG ने मीटिंग बुलाई, DG ने सारी चीज़ें डिस्कस की है। DG LDA ने बाकायदा डायरेक्टर लैंड और बाकी अफसरान से डिस्कस की है, और उस पर मुझे नहीं पता जुम्मे के दिन हुई है, तो लिहाजा मंडे के दिन इसकी सारी रुदार मिलेगी, तो फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, इसलिए कि वो डिस्कस हो गई है। चलो, ये अब शायस्ता से भी ज़रा मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जब ख़बर लगाते हैं अखबार में, या आप अचानक लाइव बीपर देते हैं, कोई ख़बर ब्रेक करते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? दिल नहीं धड़कता है कि यार इसके बाद क्या होगा? शायस्ता कितना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, डर तो नहीं लगता। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग जब खबर लगाते हैं या खबर चलाते हैं तो हमारे पास सारे सबूत होते हैं उस खबर के, तो हमें कोई डर नहीं होता। हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम माफिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जो इंसान हक पर होता है वो माफिया से कभी नहीं डरता। जबकि अगर देखा जाए तो बिल्डर माफिया यहाँ पे कराची के अंदर आप लोगों के सामने कितने वाक़यात हैं कि बेचारे लोगों को जो है कुछ नामालूम लोग आते हैं। लेकिन इस पे मुझे एक इख्तलाफ है, जैसे आपने कहा ना बिल्डर माफिया, अब उस बिल्डर माफिया में तो वो बिल्डर हजरात भी आ गए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो बिल्डर तो वो भी हैं, वो मेरे पास इधर बैठते हैं, वो कहते हैं साजिद भाई हम तो जेन्युइन काम कर रहे हैं, हमारी हर चीज़ रजिस्टर्ड है, हमारे टैक्स पेयर हैं, हमारी लैंड की सारी अप्रूवल्स हैं, सब कुछ है, हमें आप माफिया क्यों कह रहे हैं? असल में ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर आपको पता है कि यहाँ पे बिल्डिंग के हवाले से तो कराची में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इनलीगल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट भी कुछ लोगों का कहना है कि उसमें शामिल है, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग पर गई थी, इधर तारिक रोड पर है, PCH सोसाइटी, बहुत पोश एरिया है कराची का, ब्लॉक 2 जो है, वहाँ पे ग्राउंड+5 की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और क्या कहते हैं बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया था वो सोसाइटी का। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, कहने लगे कि भाई मैंने सारे इदारों के मामलात पूरे कर दिए, इसलिए मुझे किसी डर की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ले लिया होगा?
तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का कोई बंदा था, उनका दोस्त था जानने वाला, उसी की सेटिंग से बना रहे थे। और जो उनके बराबर के अंदर जो घराना था, सैयद फैमिली का घराना था, असल में तो मैं इस इशू के लिए गई थी कि उनके घर में खिड़कियां खोल दी थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला भाई हमारे तो पर्दे का इशूज़ होता है, फिर आज़ादारी का भी मसला होता है, कोई भी ख़तरा हो सकता है, और दूसरा ये कि हमारी ख़वातीन तो अपने सहन में नहीं निकल सकती। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू जो आपने रेस किया है। तो आप जिनकी तवील बुलंदोबाद बिल्डिंगें हैं, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो नीचे रह रहे हैं ग्राउंड +1 के लोग या ग्राउंड फ्लोर पर, उनके पर्दे को मजरू ना करें। उनकी ख़वातीन आपकी बदनीयती की वजह से अगर वो घर से बाहर ना निकलें, कोई प्रोग्राम ना करवा सके, तो सोचें आप पर तो अल्लाह का अज़ाब ना गिर जाए कि वो इबादत भी ना कर सकें। तो इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब करें। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और अब बात करेंगे कराची शहर की तामीर और तरक्की। और कराची शहर में तज़ीन और आराइश का काम मुसलसल जारी है। क्या ये क्रेडिट जाता है यहाँ के मेयर मुर्तज़ा वहाब को, या कि एक और जो पार्टी है, अपोजिशन का तो काम है मुखालफत करना, वो कह रही है नहीं मुर्तज़ा वहाब तो शारा फैसल के और क्लिफ्टन के मेयर हैं। तो ये तरक्की का काम कैसा जा रहा है? गुलिस्तान जौहर में एक और अंडरपास की खुदाई का सिलसिला जारी है मुनव्वर चौरंगी पर। तो गालबन वो अंडरपास भी सुनने में आ रहा है बहुत जल्द बन जाएगा। शायस्ता, मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी को कैसा देख रही है? असल में मैं आपको बताऊं कि मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि कई मकामात पे मैं खुद भी गई हूँ तो उन्होंने रिस्पांस दिया और काम भी किया। मतलब वो जो आम तौर पे होता है कि अगर हम किसी उसके पास जाते हैं, किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं या कहीं भी कोई लोग जाते हैं तो वो उनकी सुनते नहीं हैं, सामने से अपनी एफिशिएंसी झाड़ते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब बहुत ही नाइस इंसान है और मैं एक दो लोगों के मसलों के लिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने रिस्पांस भी दिया और जो मसला था उसको भी उन्होंने हल किया। मतलब आप मेरा उनके साथ अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा, और जो कराची में तरक्की के मामलात हैं, सड़कों का जो और फुटपाथ की जो सिचुएशन है वो कैसी है? अगर कुछ महीनों कबल की बात की जाए तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन अभी काम हो रहा है। काम हो रहा है, इसका मतलब ये शाइस्ता ज़ैदी मुर्तज़ा वहाब की फेवर में, उनकी परफॉर्मेंस में बात कर रही हैं, अच्छा कर रहे हैं वो, अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अब रोड्स के ऊपर आपने देखा होगा कि एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही है और कचरा वचरा भी नज़र नहीं आता है रोड्स के ऊपर, और जिस तरह टूटी फूटी रोड्स थी बहुत ज़्यादा तो उनमें काफ़ी हद तक जो है कमी आई है। अच्छा, और ये जो पुल बन रहे हैं या रोड्स बन रहे हैं, इस काम में तेज़ी भी आई है। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे काम हो रहा है। वो मुझे एक स्टेटमेंट याद आई, वो फारूक सत्तार ने कहा था कि मुर्तज़ा वहाब आप शारा फैसल और क्लिफ्टन के मेयर हो, आपको क्या पता सरजानी में क्या हो रहा है, आपको क्या पता नाज़माबाद की मुज़फ़ाती कॉलोनीज़ में क्या हो रहा है। तो ये तनकीद ठीक थी? नहीं, क्योंकि मैंने तो सुरजानी में भी देखा, बहुत तरक्की की है सुरजानी ने। बंदा जाता है तो वहाँ पे हैरान रह जाता है। सुरजानी के अंदर रोड्स भी बन गई, सोसाइटीज़ बन गई। और नाज़माबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ नाज़माबाद में भी काफ़ी हद तक तरक्की हो चुकी है। एक और अप्रिसिएशन हम देते चलें, सर DPO और SSP इरफान समो ने एक 2 से 3 साल बच्ची को बाजियाब करवाया है और वो 8 दिन से अगवा थी। कच्चे के डाकुओं ने उनको अगवा किया था और SSP ने बरवक्त कार्रवाई करके उस बच्ची को मालकान के हवाले किया। तो रैली अप्रिशिएट मिस्टर इरफान समो, SSP डिस्ट्रिक्ट रहीम यार, रैली अप्रिशिएट। इसी तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते रहें। ये कौम आपको इसी तरह
अप्रिशिएट करती रहेगी। शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब मेरा ख्याल सबसे नाहल तरीन मेयर ना करें सर, और ये क्या कर रहे हैं शाह साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो किसी मुखालिफ पार्टी ने तो नहीं बोल दिया आपको कुछ कान में बोल दिया कि जा रहे हो शो में जरा, मैं तो सवाल हो तो? मैं तो उनको करीब से देखा है मैंने। हाँ। देखिए, उनके पास पावर नहीं है, वो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्टी मेयर या उनका वकासी साहब। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बिल्कुल सीधे साधे आदमी नहीं, बहुत ज़्यादा सारे पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मर्जी से हो रहा है, और जितने करप्शन के मामला चल रहे हैं वो भी सलमान मुराद के साथ। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे आप? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे है, एज ए फैक्ट है। दूसरा ये है कि देखिए, कराची में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें मुर्तज़ा वहाब का कोई रोल नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट का उसका एक। अब आप जब ये कहते हैं कि फलां साहब का कोई रोल नहीं है, तो वो एक मोबाइल की वो डमी आती थी, है ना, पहले, तो फिर वो उसको वो ऐसे कवर लगाते थे, वो मोबाइल बड़ा खूबसूरत दिखता था। तो इसका मतलब ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब जस्ट पपेट हैं, स्टैचू है। बिल्कुल है। उसकी वजह है कि इनको जो इन्होंने खुद पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि जब वसीम अख्तर मेयर थे तो उस वक्त ये तय किया था कि 2 करोड़ से ज़्यादा का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अब 2 करोड़ का इनके पास भी यही इख्तियार है, और इससे ज़्यादा का इख्तियार नहीं है। जो डेवलपमेंट हो रही है, अंडरपासेस या सड़कें बन रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट बना रही है। वो अपने मेगा प्रोजेक्ट में जो सिंध गवर्नमेंट डायरेक्ट डील कर रही है, या फिर वर्ल्ड बैंक का जो फंड है उसके के तहत हो रही है। मेयर का कोई इसमें रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा असलम शाह साहब, आप मुझे नाराज़ नजर आ रहे हैं मुर्तज़ा वहाब से। सर, मैंने उनका रोल नहीं है, मैं तो बड़ा, अगर रोल होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ। देखिए वाटर बोर्ड में उनका बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने। वाटर बोर्ड में बड़ा एग्रेसिव फोन किया कि इनको मुअत्तल करें, इसको सस्पेंड करें, इनकी ना वही ना। देखिए अप्रिशिएट अब आए हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत रोल प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे इनके पावर्स नहीं है। देखिए, ये चेयरमैन है सॉलिड वेस्ट के भी है, शहर की कचरा उठाने का ठेका भी इनके पास है, लेकिन आप बता दें कि अभी भी शहर में बहुत सारे इदारे कचरा नहीं दे रहे, सफाई सुथराई उनके यहाँ बेहतर नहीं है, और कई इदारे ऐसे हैं जो इनसे ताउन भी नहीं कर रहे। तो मतलब है कि इनका किसका काम है? ये बैठ करके मामलात को हल करें ना। अब आप ये कहें कि पानी जो है पहुँचाना हमारा वो है, वो कौन करेगा भाई? आप 2.5 साल से मेयर हैं, तो आप बैठ करके इसको हल करें ना कि सिस्टम कैसे बेहतर होगा, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम कैसे बेहतर होगा। पानी नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब है आप जिम्मेदार हैं, आप चेयरमैन हैं, चेयरमैन की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, वो जो टैंकर चलते थे, वो जो हाइड्रेंटों में ऐसे वो पानी भरते थे और लोगों को पानी पैसों से मिलता था, वो सिलसिला आज भी जारी है? जी बिल्कुल जारी है। और उसकी वजह है, देखें, मैं टैंकर को माफिया नहीं कह रहा। टैंकर इस शहर की इस हवाले से खिदमत कर रहे हैं कि वो अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा करके, और वाटर शहरियों को पानी का सिस्टम ला के दिया है। पुलिस को वो भत्ता दे रहे हैं, बाकी इदारों को भत्ता दे रहे हैं, मतलब आप उन टैंकर वालों को मजलूम कह रहे हैं? मजलूम कह रहे हैं। चले, ये फर्स्ट टाइम हो गया। और फिर मजलूम कौन नहीं है? सिंध हुकूमत। वो मजलूम नहीं है? नहीं, वो तो पैसे ले रही है, उसके अलावा उनका मैनेज करने का काम नहीं महज था, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। मैनेज करना चाहिए था, बेहतर करना चाहिए था, शहरियों को पानी घरों में मिलना चाहिए था। चले, मैं आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। शाह साहब, असलम शाह साहब, मुझे लग रहा है सुबह सुबह नाराज़ होकर आए हैं, पता नहीं मुर्तज़ा वहाब साहब से। इतने नफीस फौजिया वहाब साहिबा के साहबजादे हैं और जज्बाती हो जाते हैं जब उन पर तनकीद होती है, तो मैं तो बड़ा उनको पसंद करता हूँ। आप पता नहीं क्यों नाराज़ हैं असलम शाह साहब। मैं इनसे मनकबत सुन लूँ, मैं शाइस्ता से, फिर आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। जी मैडम, कुछ सुना है ना? एक आध जुमला ही सुना सकती हूँ। जी 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 प्लीज़। आपने पहले से बताया होता तो चलो बंदा तैयारी शैरी करके आता है। अब जैसी भी आवाज़ है। हाँ हाँ। अली वाले जहाँ बैठे, सुभान अल्लाह, वहीं जन्नत बना बैठे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अली वाले जहाँ बैठे, वहीं जन्नत
वहीं परवाने आ बैठे। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। कैसा लगा आपको? जबरदस्त। देखें, क्योंकि अब आप जबरदस्त है ना, माहौल चेंज हो गया। हाँ, माहौल चेंज हो गया, माहौल ही चेंज करना था, आप नाराज थे। अच्छा शाइस्ता, आगे क्या करना है? इसी फील्ड में रहना है, इसी फील्ड में लोहा मनवाना है? कुछ एक होते हैं ना, एम्स बनाए हुए होते हैं, हमने गोल्स बनाए हुए होते हैं। मेरा फिलहाल तो इसी आज फील्ड रिपोर्टर में- हूँ, कल मैंने एंकर बनना है, कल मैंने कंट्रोलर न्यूज़ बनना है, हेड ऑफ क्राइम बनना है, रिपोर्टर। क्या आगे क्या सोचा? मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करने का भी इरादा है। ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन मैं इस क्राइम के ऊपर ही ज़्यादातर करना चाहती हूँ, जो मेरी अपना इंटरेस्ट है, क्राइम है, या ISPR पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे कमाना नहीं चाहती आप? जो नसीब में होता है वो इंसान को मिल जाता है। नहीं तो वट पकड़ धकड़ करे नहीं कोई, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो मैंने ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखा है, वो आए मोटरसाइकिल पे और वो अभी वीगो पे शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल में मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात तो नहीं करूँगी, लेकिन ये आपको भी पता है कि सादात घराने को तो 1 रुपया भी हजम नहीं होता हराम का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कोशिश करें तब भी नहीं होता। हाँ, माशाल्लाह, तो ऐसा ही हमें ऐसा ही एक ऐसा ही। के लेने के देने पड़ जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का कोई काम ना करें जिसका हमें नुकसान उठाना पड़े। तो इस वजह से मैंने कभी ऐसा कोई काम मुझे नहीं याद के किया होगा। हाँ, बड़ी ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग की है, ऑफ़र्स बहुत मरतबा आई, लेकिन मैंने कभी भी किसी के ऑफ़र को जो है वो कबूल नहीं किया। मैंने हमेशा खबर चलाई है, न्यूज़ चलाई है, और गवाह है ये सिंध पुलिस भी और महकमे भी सारे, कि कोई एक बंदा भी आकर ये नहीं बोल सकता कि शाइस्ता ने 1 रुपया भी कहीं से लिया। कोई आपका पसंदीदा अफसर जिससे आप इंस्पायर हुई हो कि ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट, इसने कमाल काम किया, एलिजिबल अफसर है, ईमानदार है, कमाल आदमी है? बहुत सारे अफसरान हैं ऐसे। एक DIG गुलाम असफर मैसर बहुत अच्छा काम करते थे, आजकल वो दूसरे डिपार्टमेंट में हैं इसी पोस्ट पे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया और जो भी आता था रिस्पांस देते थे। जब गालबन वो ईस्ट में भी रह चुके हैं, ईस्ट में रह असफर चुके मैसर हैं, साहब, रियली बहुत। अप्रिशिएट। देखिए आपकी तारीफ माशाल्लाह हो रही है। अच्छा, और खादिम हुसैन रिंद एडिशनल IG थे, आजकल वो स्पेशल ब्रांच में हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा काम करते थे। मतलब लगता नहीं था कि इतने बड़े अफसर हो के वो आम लोगों के साथ मतलब इतना घुल मिल के रहते थे। कोई भी जाता था उनके ऑफिस में तो उसको रिस्पांस देते थे। मतलब ज़रूरी नहीं था कि कोई सिफारिश लेकर जाए, लेकिन वो बहुत अच्छे। और इसके अलावा एक काम भी मैंने उनको दिया था, मोबाइल स्नैचिंग का, लाहौर से मोबाइल स्नैच हुआ था, तो उन्होंने बड़े ही बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है चंद ही घंटों में रिकवर करके तो मुझे कॉल कर दी थी 6 घंटे बाद कि आप मोबाइल ले जाएं। बहुत अच्छा मतलब उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। थोड़ी देर पहले हमने थाना कल्चर को तनकीद का निशाना बनाया, हमने कोशिश की कि उस पर तामीरी गुफ्तगू हो कि उसमें मामलात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, हुकाम बाला तक ये मैसेज जाए कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। कोई आपके पसंद का SHO? SHOs हैं बहुत सारे, अच्छे भी हैं। ज़ुबैर नवाज़ ने अच्छा काम किया है, SHO हैं, आजकल वो उधर लगे हुए हैं गार्डन में। और इसके अलावा जो है नासिर महमूद उधर शाह फैसल में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरा अच्छा रहा। 1-2 मरतबा ऐसे लोगों को भी लेकर गई, उन्होंने ज़ाती तौर पे उनकी बहुत हेल्प की और बहुत ख्याल किया। एक खातून थी और उनका घर बार नहीं था, तो उन्होंने उनको शेल्टर भी दिया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कुछ ऐसे चूज़ हैं जो अच्छा काम। औरंगज़ेब खटक वो भी मेडिट पे काम करते थे, बहुत अच्छे SHO हैं। हाँ, कुछ SHOs हैं वाकई के जो मतलब सही काम कर रहे हैं। और इसके अलावा SHO इजाज़ खान हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो ईमानदार हैं वो, या आवाम जाती है उनको क्विक रिस्पांस देते हैं? हाँ, रिस्पांस भी देते हैं, ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं। मतलब कुछ SHOs होते हैं जो मतलब ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो ज़्यादातर फील्ड में ही रहते हैं। एक बड़ा एक नशे की लानत हमारे नौजवानों को पता नहीं किस सिमत लेके जा रही है। मेजॉरिटी तालीमी इदारों में अजीब व गरीब उन नशों के नाम है, आइस और पता नहीं मावा, वीट, ये क्या चीज़ें हैं? वीट का नशा तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का नशा है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जो है उसका रेशो देखने में आ रहा है।
और तेज़ी के साथ बर्बाद कर रहे हैं नई नस्ल को। ये नशा जो है ये ख़त्म कर देता है, 6 महीने में इंसान को बिल्कुल बेकार कर देता है। तो ये वीट क्यों लेते हैं लोग, वजह क्या है? कोई उनको स्ट्रेस है? स्मगलिंग हो रही है ना। अच्छा। जब तक नशे की रोकथाम रुकेगी नहीं तब तक जो है हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बर्बाद होती रहेगी। सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि मनशियात के काम को रोका जाए। जब आला पैमाने पर स्मगलिंग होगी तो मनशियात का काम को कैसे रोका जा सकता है? आला पैमाने पे बड़े बड़े कंटेनरों में आ रही होती है। ये वीड नशा तो नया नशा आया है, ये उससे आइस से भी ज़्यादा खतरनाक नशा है, लेकिन इसका कारोबार हो रहा है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं इदारे सो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि या इदारे मिले हुए हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा। वैसे लाख दुश्मनियाँ सही, लेकिन स्मगलिंग क्यों हो रही है? दंदनाते फिर रहे हैं स्मगलर। अंडर माफिया के आपने देखा है कि बड़े बड़े डॉन हैं, ठीक है ना, कुछ तो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी हैं यहाँ पे मौजूद। बताएं जी, इस पे हुकाम बाला को और जो मुतालिका इदारे हैं उनको हरकत में आना चाहिए। हमारे तालीमी इदारे भी अब नशों से महफूज नहीं रहे, तो इसका जवाब दे कौन है? क्या यूनिवर्सिटी का चांसलर या कि एजुकेशन की मिनिस्ट्री, पुलिस या कि कस्टम और दीगर इदारे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आखिरी हमारा सेगमेंट है और हम लास्ट में बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल को नशे की लानत से दूर करना है और जो सहूलतकार हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाना है। शाह साहब, वो जो सहूलतकार हैं गालबन वो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच चुके हैं, तो इतनी आसानी से कैसे? देखिए, वो ताकतवर लोग हैं और बहुत मजबूत लोग हैं। वो क्यों है कि आपके पास जो आपने शुरू में कहा था कि शॉर्टकट का जो रास्ता नौजवानों ने अख्तियार कर लिया, ये शॉर्टकट इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो माँ बाप हैं या पेरेंट हैं वो उन्होंने लूट मार शुरू कर दिया है। लूट मार के पैसे इतने आ रहे हैं कि उसे खर्च करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो फिर ये नशे का आदत जो है वो उसी पे लगता है कि जो पैसे आ रहे हैं और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे आ रहे हैं उसको कहाँ यूटिलाइज़ किया है, वो नशे में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फिर वो और नेटवर्क बढ़ जाता है, उसमें स्मगलिंग का नेटवर्क बढ़ जाता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क बढ़ जाता है, उसमें आम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर पैसे इतने हैं उसमें कि वो हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। उसको रोकना मैंने सिस्टम को या पुलिस को या इंतज़ामिया का बस की बात नहीं है, इसलिए ये पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अभी हाल ही में जो एक केस हुआ जिस मर्डर के बाद हुआ, उसमें इतने पैसे कमाए गए पुलिस अफसरान ने, क्या आप तस्वर नहीं कर सकते कि उन्हें पूरी ज़िंदगी भी नहीं कमा सकते, एक केस में उन्होंने कमाए इतने पैसे। और उसमें जिसका नाम लिया उनसे पैसे वसूल किए और बोरियों के साथ में, आप अंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने दुबई और पता नहीं कई ममालिक में उसको पैसों को शिफ्ट किया। तो ये एसएसपी, डीआईजी, ये इस सारे लोग इन्वॉल्व थे और ये सारे खेल उनके निगरानी में चल रहा था। चले शाह साहब, चूँकि आपका एक तवील अरसा सहाफ़त से गुजरा, अब आगे क्या करना है? यही करना है। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इस पर सर्व कर चुका हूँ। अब मैंने कोई नई फील्ड में नई जगह नहीं जा सकता, तो इसी में जो अपनी जगह है उसको बेहतर करना है। देखिए, मकाम आपने ख़ुद बनाना है, किसी ने नहीं बना के देना है। मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे उस्तादों ने यही कहा था कि भाई आपने अपनी जगह ख़ुद बनानी है और अपनी जगह बनाएंगे और मेहनत करेंगे तो जगह बनेगी। आप नई चीज़ें, एक्सक्लूसिव चीज़ें करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे तो फिर आपकी जगह ख़ुद ब खुद बनेगी। मैंने अपनी जगह अपनी ख़ुद बनाई है, किसी और ने नहीं बना के दी है। अभी मेरे यहाँ पे शहर में
200 लोग रिपोर्टिंग करते हैं मुख्तलिफ शहर कराची के हवाले से। अगर मेरा नाम है, मर्तबा है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, दयानतदारी से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, और मुझे उसका नहीं तो क्या पता, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे ख़्याल में लास्ट 10-12 साल से जो मैं एनालिस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के तर्जुमान हैं, और किसी को ये टास्क दिया गया है कि आपने फ़लाँ पार्टी की चीज़ें ब्रेक कर रही हैं, फ़लाँ पार्टी के पीछे ही पड़ जाना है। तो आपको ये किसने टास्क दिया है? देखिए, मैं ये शहर हमारा है और इदारे भी हमारे हैं, और मुझे किसी की टास्क की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कोई सही एजेंडा होगा ना आपका भी, तो सर मुझे आपका भी कोई एजेंडा होगा। नहीं, मैंने एंटी पीटीआई चलना है, एंटी पीपल्स पार्टी चलना है, एंटी मुर्तज़ा वहाब चलना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे जो चीज़ अच्छा लग रहा है और इस शहर के लिए लग रहा है या इदारे के लिए बेहतर लग रहा है, मैं वो चलाता हूँ। उससे अच्छा, अब आप यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने कहा जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो ये कौन कंफर्म करेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप सही है या गलत है? आपको कैसे पता कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा ही है? देखें, अगर मैं गलत हूँ तो लोग, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, हज़ारों लोग मुझे देखते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं, तो इसलिए उनको पता है कि अगर इसने कोई गलत किया वो 1 मिनट में पता चल जाएगा। मैं अगर कोई, अभी मैंने 2-3 खबरों में 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाली थी, तो उन्होंने निशानदेही की कि भाई ये गलत है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, रियलाइजेशन मैंने खुद जानबूझ के डाली थी ताकि लोगों को पता तो रियलाइजेशन तो हो कि मैं सब चीज़ें 100% चीज़ें नहीं डाल रहा। नहीं, पता तो चले कि असलम शाह की खबर कौन कौन पढ़ता है। हाँ, है ना? ये भी है कि अगर उसका रिएक्शन आ रहा है और लोग पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं। अच्छा, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आप मुख्तलिफ इदारों के अफसरान पर मनगढ़ंत झूठी खबरें छापते हैं। देखिए, मैंने पर्सनल लेवल पे कोई खबर नहीं छापी है। ये अगर कोई कह रहा है तो झूठ पर मबनी है। मैंने किसी पर्सनल लेवल पे कोई खबर नहीं छापी इदारे के हवाले से। अज़ाइम के तहत आप खबरें छापते हैं? भाई देखिए, मुझे जो खबर का क्राइटेरिया है, अगर उस पर उतरता है। आप भी सहाफ़ी माफिया हैं जी, वो कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं, मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि भाई आपने कहा कि सहाफ़ी माफिया। तो सहाफ़त का काम यह है कि लोगों को निशानदेही करनी है। निशानदेही कैसे करेंगे? जो सच तो है। निशानदेही करने से पहले आप उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि मैं ये खबर छाप रहा हूँ, आप छाप देते हैं? नहीं, बिल्कुल छाप। और पगड़ी आपने उछाल दी, और अगर उसके बाद वो आप प्रूफ ना कर सके तो फिर अगले की तो इज्जत गई। नहीं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट होंगे, मेरे पास उसकी एविडेंस होंगे, मैं उसके सारी चीज़ें कर चुका हूँ। इसके बगैर मैंने कोई खबर नहीं डाली है। मैं इसलिए अपने आप को मजबूत करता हूँ कि मुझे एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जहाँ हम बात कर रहे थे स्मगलर माफिया, फला माफिया, तो सहाफ़ी माफिया भी तो है ना सर? बिल्कुल है इसमें क्या? और आप भी उसमें शामिल हैं और उसका हिस्सा हैं? नहीं, मैं अपने आप को नहीं शामिल करता। कैसे? देखिए, मैंने अगर कोई गलत खबर छापी और मुझे बेशुमार नोटिस भी मिले, लेकिन आपने अगर कोई कोर्ट जाए तो फिर मैं आपको उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। और मैं किसी के खिलाफ किया हूँ तो मैं कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं एहतसाब के लिए भी तैयार हूँ। मुझे अगर कहें कि भाई मैं आपका एहतसाब नहीं, एहतसाब ऐसा ना हो कि प्रेस क्लब ही आपको होनी ना करे, सही सरबाजी और दीगर लोग ही बोले कि बाय बाय टाटा। देखिए, वो आए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप जिस फोरम में जाना चाहें चले जाएं। मुझे ये तो नहीं कि मुझे मना कर सकते हैं कि भाई ये हो गया। आप उसको गलत साबित कर रहे हैं ना, फिर आप बात कर रहे हैं। मैंने खबर हॉक्सबे की छापी है, मैं उसको गलत साबित करें कि भाई ये खबर गलत है, तो फिर आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भाई ये फेक न्यूज़ थी, ये आपने गलत खबर छाई। मैंने जो छापी है उसके डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हुए हैं और वो मौजूद है, और उसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है। मतलब ये कि आप सहाफ़ी माफिया में से नहीं हैं? जी, आप ये खुद को तस्लीम करते हैं? जी बिल्कुल। असलम शाह साहब से चूँकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सर हम हर तरह का सवाल करेंगे, हौसला रखना है आपने। आप पर कभी इल्ज़ाम लगा इस तरह का सैयदा शायद? नहीं, ऐसा कोई इल्ज़ाम मुझ पर आज तक नहीं लगा।
और या ये कह लें कि मैं, क्योंकि ख़वातीन सहाफ़ी जो होती हैं वो थोड़ी रिज़र्व भी रहती हैं। हाँ, मर्द सहाफ़ी वो ज़्यादातर जो है वो घुसते हैं हर जगह जाके, तो ख़वातीन के लिए कुछ लिमिट्स है, जिसकी वजह से शायद इस वजह से मैं बची रही। तो ऐसा ख़ास तो नहीं आया, लेकिन कुछ सहाफ़ी, हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी के लोग हैं, थोड़ा हसद या जलन में आके कर देते हैं बात, लेकिन उन बातों को मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात करेगा। क्योंकि कोई आपका फेवरेट सहाफ़ी? वो तो खैर ये तो नहीं बोल सकते स्क्रीन के सामने। नहीं तो एक होता है मेरा ये पसंद का है, मुझसे पूछें, मैं बोलूँगा मैं हामिद मीर को पसंद करता हूँ, मैं सोहेल बड़ाइच को पसंद करता हूँ। हाँ, बेबाक साफ़ी है। बेबा मैं तो नाम लो, मैं इनको पसंद करता हूँ, मैं इनसे इंस्पायर हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं बहुत सारे हैं, और क्या कहते हैं, 2-4 ऐसे हैं कि जिनको मैं सुनती हूँ शौक़ से। एक तो किरण के प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, किरण नाज, ठीक है। किरण नाज बोलती अच्छा है, ठीक है, अच्छा बोलती है। किरण नाज के भी देखती हूँ। और वो नहीं, कराची प्रेस क्लब का कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लगता? सारे बेचारे ऐसे ही हैं। नहीं, कराची प्रेस क्लब मगर अब्बास भी हैं हमारे। हाँ, समीर कुरैशी भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनको भी कामरान मिनास ने क्राइम पे बहुत अच्छा काम किया है। ताहा उबैदी अच्छा नहीं है? ताहा सोहेल शबीर अच्छा नहीं है? उनके साथ मेरे इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, आपका इतना वो नहीं, क्राइम रिपोर्टर के हवाले से। हाँ, यार यहाँ चिश्ती हैं बहुत अच्छे, हमारे CRA के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो भी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सहाफ़ियों के लिए, क्राइम रिपोर्टर्स के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ को उठाया है। अच्छा, एक चूँकि टाइम बहुत कम है, दोनों से मैं कैटेगरी 1-1 मिनट है, आज तक किसी तंजीम ने सहाफ़ी के लिए कोई हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया, जहाँ तक मेरे इल्म में, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। अब यहाँ रुकिएगा, क्यों? नहीं, ये गलत है, इसलिए कि मुझे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत एक कार्ड मिला हुआ है, हेल्थ कार्ड, 7 लाख तक के मैं मेडिकल करा सकता हूँ। किस प्रोग्राम के तहत मिला है? पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर स्कीम मामनत हुई है प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, मैंने कहा सहाफ़ी तंजीमों ने नहीं किया। आप मेरा सवाल नहीं, मैंने कहा जो जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिनके अकाबरीन हम जानते हैं, उन्होंने ये इकदाम क्यों नहीं किया? ये करना चाहिए, ये काम ही उनका है बुनियादी तौर पे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और उनको चाहिए अपने मेंबर की तमाम फलाह बहबूद के लिए और मेडिकल की सहूलत के लिए करें, इसलिए कि ये सहूलत बहुत कम लोगों के पास है, और अगर ये कर दिया जाए तो मेरा ख्याल बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे आपके। आपको लगता है कि बहुत जल्द इस पे काम होगा, या कि सिर्फ वादे, नारे, तकारीर, अच्छी अच्छी बातें, बस यही चलता रहेगा और अमली इकदाम नहीं होंगे, प्रेस क्लब में और फंड्स मिलेंगे और फंड्स की तकसीम होगी? नहीं, प्रेस क्लब ने भी 2-3 दफ़ा ऐलान किया, फॉर्म भी भरे, लेकिन वो अब तक अमली जामा नहीं हो सका। उसकी वजह कि सिंध हुकूमत सजीदा है, अगर देना चाहे तो सिंध अपने लोगों को तो एंटरटेन कर सकती है। दे सकती है, सिंध हुकूमत के पास। मैं वो एक परफॉर्मा पढ़ रहा था, वो गालबन शर्जील मेमन साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि वो ये भरें, आपके जो अखराजात हैं मेडिकली वो हम दे देंगे। देखिए, देर भी रहे, ये भी नहीं कह रहा मैं दे नहीं रहे, लेकिन मसला है कि किन को मिल रहा है। जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वहाँ पे उनको मिल रहा है, जो नहीं राब्ता कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। ये एक बिल्कुल स्टेट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हु डिसाइड कि यू आर अ जेन्युइन जर्नलिस्ट और यू आर अ फेक जर्नलिस्ट? इसके लिए कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए एक अभी वेब लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको .com 3 मई को लॉन्च हुई है इस्लामाबाद से। उसका काम यह है कि फेक जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट, इसके हवाले से उन्होंने अपने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें परफॉर्मा भरेंगे। आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आपके KUJ के मेंबर हैं, आप किसी इदारे के मेंबर हैं। वो कल एक वर्कशॉप में था तो मुझे पता चला कि वो जमा कर रहे हैं डेटा जमा करने के बाद उसमें यह है कि जीनियन जर्नलिस्ट होंगे, उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और जो नहीं होंगे वो उनकी नहीं होगी। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें किसी इदारे में काम कर रहा है तो वो उसकी कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें फ्रीलांस कर रहा है, उसकी भी वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं, कहाँ कर रहा है फ्रीलांस किसी चैनल में कर रहा है, किसी इदारे में कर रहा है, न्यूज़पेपर में कर रहा है, तो मतलब रिफाइन हो जाएंगे मामला। तो इसके लिए एक इदारा है जो पार्लियामेंट्री अफेयर ह्यूमन राइट्स देखती है,
वो उन्होंने टास्क संभाला है। वो तमाम यूजे जो PFJ के धड़े हैं उनको एग्जा कर रहे हैं, उनके मेम्बरान को डेटा जमा कर रहे हैं और उनके बारे में एक तफसीलात जल्द जारी करेंगे कि भाई कौन जेन्युइन है, कौन और नॉन जर्नलिस्ट होगा, उनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, बस नहीं होगी। बहुत खूबसूरत बातें की दोनों मेहमानों ने और कोशिश की हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालें, तामीरी गुफ्तगू करें और असलम शाह साहब से भी हमने तामीरी गुफ्तगू की, सैयदा शाइस्ता से भी की। उम्मीद है आपको दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, उनके तजुर्बात आपको पसंद आए होंगे। मुझे साजिद हुसैन और मेरी टीम को इजाज़त दें और शुक्रिया शहजाद का, शुक्रिया असगर बिहारी साहब के साहबजादे का, शुक्रिया जाहिद का, अनवर का, राशिद का, सलीम भाई आप माशाल्लाह उठ के आ जाते हैं सुबह सुबह, हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत नाम आगे लगाते हैं। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू, आपकी वजह से हमारे प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। ये सर जितने मैंने नाम लिए ये सारे बैक स्क्रीन के लोग हैं। मुझे उम्मीद है आप इनको भी जल्द स्क्रीन पर देखेंगे। ये लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी दुआएं, हमारे बेस्ट विशेस आप सबके भी साथ हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।